कल की क्लास में मैं शुरू किया था लिंकेज, और आपको इतना समझ में अब आ गया होगा कि अगर दो अलग अलग कैरेक्टर के जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं तो वो एक साथ जाने की टेंडेंसी रखते हैं। हम कहेंगे कि वो दोनों जीन अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि एक साथ एक ही ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सट्टन और बॉवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एकदम सही है। तो मॉर्गन साहब ने ये जो ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमको लिंकेज बताया, कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट कर रहा था। चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम काफ़ी कम है, केवल 4 पेयर थे ड्रोसोफिला के पास, लेकिन फीचर्स तो बहुत ज़्यादा थे ना। तो फीचर्स बहुत ज़्यादा, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे पेयर के जीन मौजूद हैं, और जिधर जैसा क्रोमोसोम जाएगा वो सभी जीन एक साथ एक जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये वाले इधर ये वाले इधर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रोसोफिला में एक्चुअली मॉर्गन साहब ने 3 कैरेक्टर स्टडी किए। उन्होंने हमको बताया कि जब मैंने ब्राउन बॉडी और रेड आई को, ब्राउन बॉडी और रेड आई, देखिए दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, एक बॉडी का कलर है, एक आँख का कलर है। ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, इनके अलग अलग जीन होंगे। इनको जब क्रॉस कराया येलो बॉडी और वाइट आई के साथ, तो यहाँ पे हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही दिखाई दे रहे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, चाहे वो F1 हो चाहे वो F2 हो, दोनों में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही हमको दिख रहा है, क्योंकि वो जीन अलग अलग हो ही नहीं रहे। एक्चुअली मेंडल साहब ने तो बोला था कि इंडिपेंडेंट एशॉर्ट होते होते वो क्या करेंगे, मेंडल का तीसरा नियम कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। वो 9:3:3:1 में आना था, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पे जब मैंने कल आपको बताया इस कैरेक्टर के लिए, तो 98.7% तो वही थे जैसे कि पेरेंट थे। मतलब ये कैरेक्टर अलग अलग हो नहीं रहे, नए कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहे। तो ये जो है 98.7% एक्चुअली ये क्यों आया, ड्यू टू द लिंकेज आया। लिंकेज का मतलब चूंकि वो दोनों ही जीन आपस में जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ठीक है, ये लिंकेज है, लिंकेज के कारण ये हुआ। अदरवाइज यहाँ पे तो क्या था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 10 आना है और नए कॉम्बिनेशन 6 आना है, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही इतने आ गए। फिर भी कितना भी ये लिंक है, कुछ ना कुछ परसेंट तो ऐसा हो ही जाता है कि वो चेंज हो जाएंगे। हालांकि यहाँ चेंज होने का जो परसेंटेज है केवल 1.3% है। ये न्यू कॉम्बिनेशन बने, ये क्या बने, न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब यहां ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई और रेड आई के साथ येलो बॉडी आ गई, लेकिन वो है बहुत कम, केवल 1.3%। अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन होते हुए भी, अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन होते हुए भी, मैं बोलूंगा कैरेक्टर अगर लिंक होते हुए भी अगर नए कॉम्बिनेशन बन जाएं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन शब्द हम केवल तब यूज करेंगे जब वो दोनों कैरेक्टर लिंकेज में हों, वो आपस में लिंक्ड हों, और लिंक्ड होते हुए भी अगर कुछ चाहे कितना भी परसेंट क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक आध तो फालतू का बन ही जाएगा, अपवाद बन ही जाएगा, और वो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो जब जब लिंकेज होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं
रिकॉम्बिनेशन भी होता है। 100% कोई भी कैरेक्टर लिंकेज शो नहीं करता। एक्चुअली लिंकेज का मतलब पेरेंटल ही ज्यादा आएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन 100% जो लिंकेज है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्यों, सवाल यहां आता है। ये जो अभी हमने देखा 98.7 ये तो लिंकेज शो कर रहा है, लेकिन 1.3% था वो आपका रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि सर ये 1.3 लिंक होते हुए भी अगर सेम क्रोमोसोम पूरा का पूरा मूव कर रहा है तो फिर ये तो बनना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे बन गया, ये रिकॉम्बिनेशन क्यों हो गया? तो इसका आंसर कहीं ना कहीं क्लास 11th में छुपा हुआ है। आपने मियोसिस पढ़ा था। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस डिवीजन होता है, और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मैंने आपको बताया था प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, याद आ रहा है, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट को हमने 5 पार्ट में बांटा था अलग अलग, LZPDD, याद आ गया होगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। हाँ, तो यहां पे जो पैकाइटीन था यहां पर हुआ था क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसके कारण जीन लिंक होते हुए भी इधर उधर हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर अगर होगा और चांस रहेगा कि वो दोनों जीन अलग हो जाएं तब रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर वो मियोसिस के कारण रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन के कारण ही हमको नए लिंक होते हुए भी कैरेक्टर अलग अलग होते हुए, चाहे वो कितना भी कम परसेंट क्यों ना हो, वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे भूल गए होंगे रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा था। देखिए, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, मैं क्रोमेटिड भी नहीं बना रहा हूं, मैं सीधा क्रोमोसोम बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब ये एक ही जैसे क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है कंडीशन, ठीक है। अब होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, ये जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा कलर भी मैच कर लूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो क्रोमोसोम है नीला वाला, ये मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, और ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है सपोज ये यहां से ऐसे हो गया। अब इनकी क्रोमेटिड के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है डीएनए का। ये जो ब्लू डीएनए है वो ब्लैक में जुड़ जाएगा और ब्लैक वाला जो है वो ब्लू में आ जाएगा। पोजीशन क्या होगा आप देखिए, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला तो यहां से ऐसे हो जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा ये ब्लैक वाला, ऐसे, ठीक है। और ये जो आपका ब्लैक वाला है ये मान लीजिए ऐसे, और इसके टर्मिनल पे लग जाएगा ये ब्लू वाला। ये देखिए एक्सचेंज हो गया बिटवीन द homologous chromosome, some DNA material will be exchanged। और ये प्रोसेस कब हो रही है, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मियोसिस डिवीजन में, और गैमीट बनते हैं तो हमको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है। अब यहां पे अगर बॉडी का कलर ये था, बॉडी का कलर यहां पे था, ठीक है, ये क्या है, ब्राउन बॉडी और रेड आई मान लीजिए, ये मैंने ब्राउन वाला बोल दिया। और सपोज यहां पर ये वो पोजीशन है
जिस पर आपका आई कलर मौजूद था। अब ये अगर ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई है, मैं केवल यहां पे ध्यान दे रहा हूं, ये ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई है, ये लिंक है क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, ठीक है। और इधर मान लीजिए येलो बॉडी है, येलो बॉडी है और इधर आपके व्हाइट आई है, ये आपस में लिंक हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग कैरेक्टर के जीन हैं जो आपस में लिंक हैं। ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई मूव करना चाहिए और करता भी है, येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई मूव करना चाहिए, करता भी है, तभी तो 98.7% हमको यही दिखता है, ब्राउन के साथ रेड दिखता है और येलो के साथ व्हाइट दिखता है, यही हमको दिखता है, ऐसा ही होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर, अगर इस जगह पर यहां से क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इन दोनों जीन के बीच में से अगर डीएनए एक्सचेंज हो जाए, यहां पे जैसे हो रहा है, तो आप इसको समझने की कोशिश करो। ये ब्राउन बॉडी का जीन यहां पे है, देखिए ये जो ब्लू क्रोमोसोम में ब्राउन बॉडी यहां पे है, ये आपका ब्राउन बॉडी है, और ये जो जीन है ये वाला, ये आपका रेड आई है, ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पे ब्राउन बॉडी इधर है और ये ब्लैक वाले पे क्या है, इधर यहां पे येलो बॉडी है, देखो मैंने येलो लिख दिया, और नीचे क्या है, व्हाइट आई, सपोज यहां पे व्हाइट आई है। और संयोग क्या बना, बाई चांस कि इन दोनों जीन के बीच में से ही डीएनए बदल गया, यहीं से अगर यहां से क्रॉसिंग ओवर हो गया तब ये अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप देखिए रेड का तो रेड यहां पे रह गया, ये रेड रह गया, और इधर इसके साथ ये ब्लैक वाला पार्ट जुड़ गया, मतलब यहां पे येलो पहुंच गया, ये देखिए येलो पहुंच गया। और इधर जो आपका ब्लैक वाला था, यहां पे व्हाइट जीन था, वो तो अभी भी मौजूद है, ये व्हाइट जीन मौजूद है। और इसके साथ कौन जुड़ गया, ये इसके साथ ब्लू वाला जुड़ गया, यहां ब्राउन जुड़ गया, ये देखिए ये ब्लू वाला, ये ब्राउन वाला यहां पे जुड़ गया। तो आप जब देखेंगे, अब ये आफ्टर मियोसिस ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन को मूव करेगा, और हमको देखने को मिलेगा कि येलो बॉडी के साथ रेड आई बन गया है और ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई चला गया है। ये केवल क्रॉसिंग ओवर के कारण ऐसा पॉसिबल हो रहा है। और देखिए गारंटी तो नहीं है कि अगर जीन मान लीजिए यहां पे है और वो वाला दूसरा जो कैरेक्टर का जीन है वो बिल्कुल इसके पास वाली पोजीशन पे है, अब देखिए बहुत कम चांस हो गए। ये अलग अलग कब होंगे, जब इनके बीच में से ही क्रॉसिंग ओवर हो, तब ये अलग अलग हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अगर मान लीजिए ये क्रोमोसोम की पोजीशन कुछ ऐसे है और ये जो जीन है अगर एक यहां पे है और एक इतना दूर है, अब तो देखिए कितने चांस बन गए, यहां से क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अलग अलग हो जाएंगे, यहां से हो गया तो अलग अलग हो जाएंगे, यहां से हो गया तो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां चांस बहुत बढ़ गए इनके अलग अलग होने के। अगर ये इन जीन्स के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतने ही चांस कम होंगे अलग अलग होने के, लेकिन इन जीन्स के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतनी ही आसानी से हो जाएगा और वो जीन अलग अलग हो जाएंगे। थोड़ा कंसेप्ट बहुत समझने वाला था। मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली, अगर बिटवीन द टू जीन्स डिस्टेंस अगर ज्यादा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना, जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ही क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाएगा। अब मैंने यहां पे जो आपको बताया कि अगर ये जीन बहुत पास पास में है, ये एक कैरेक्टर का जीन है, ये दूसरे कैरेक्टर का जीन है, ये अलग अलग कब होंगे, जब केवल और केवल यहां से क्रॉसिंग ओवर हो, केवल तब हो पाएंगे। और वाकई में हमारा ब्राउन बॉडी और रेड आई जो कैरेक्टर है
उसका रिकॉम्बिनेशन होने का चांस केवल 1.3% है। इसका मतलब वो जीन बहुत नजदीक नजदीक में है, उनकी पोजीशन क्रोमोसोम पे बहुत पास में है, इसलिए अलग होने के चांस बहुत कम है। अलग होने के कितने चांस हैं? दैट इज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम रिपीट द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा बार रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर कम ये परसेंट आएगा तो हम बोलेंगे इनके अलग होने के चांस बहुत कम है, ये तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ये साथ साथ जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझिए, जब ब्राउन बॉडी और रेड आई को हमने देखा और येलो बॉडी और व्हाइट आई को देखा, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है ये आपको याद होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है केवल 1.3%। इसका मतलब लिंकेज कितना आ रहा है? लिंकेज आ रहा है 98.7। लिंकेज मतलब साथ साथ जाना, और रिकॉम्बिनेशन मतलब साथ साथ होते हुए भी अलग होने के चांसेज। अगर लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, अगर लिंकेज थोड़ा कम होगा हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। दोनों मिलके तो 100% हो ही जाना है। आप देखिए 98.7 में 1.3 जोड़िए, 100% हो ही जाना है। या तो जो स्पीसीज बनेगी वो लिंक्ड वाली बनेगी या वो रिकॉम्बिनेशन वाली बनेगी। 100 तो है ही है टोटल इनका। 100 में से लगभग 99 चांस है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, केवल 1.3% चांस है कि वो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, अब बताइए बहुत ज्यादा है कि लो है? इज वेरी लो, बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए अलग होने के चांसेज बहुत कम है। अगर ये इनकी पोजीशन सेम क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता। तो डिस्टेंस कितना होता है? हम एक डीएनए में एक क्रोमोसोम पे, एक्चुअली क्रोमोसोम भी बहुत छोटा होता है। हाँ, आप एक सेल देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क देखो, फिर आप क्रोमोसोम देखो जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें भी जीन्स की पोजीशन देखो कितनी कम है कि ज्यादा है, कौन जीन आगे है कौन पीछे है। तो इस डिस्टेंस को एक यूनिट दिया गया, हम ना इसको सेंटीमीटर में नापेंगे, ना किलोमीटर में नापेंगे, ना इसको माइक्रोमीटर में नापेंगे। इसके लिए एक यूनिट दिया गया है जो 1 नंबर में कई बार पूछी जाती है कि दो जीन्स की डिस्टेंस जो सेम क्रोमोसोम पे हैं उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो मॉर्गन साहब का थोड़ा रेस्पेक्ट दिया, मॉर्गन के नाम पे ही यूनिट का नाम रखा। यूनिट को बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। यूनिट को क्या बोलते हैं? सेंटीमॉर्गन। कौन सी यूनिट है? डिस्टेंस की। किस चीज का डिस्टेंस मेजर करती है? सेम क्रोमोसोम पे जीन कितना दूर है उसको मेजर करती है। ठीक है, सेंटीमॉर्गन। अब देखिए थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया? आई कलर लिया। आई कलर, और आई कलर के साथ हमने चेक किया टाइप ऑफ विंग। टाइप ऑफ विंग, विंग कैसी है, ये हमने 2 कैरेक्टर छांटे। तो एक ड्रोसोफिला के ऊपर जब हमने इनकी पोजीशन देखी, चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे है, ध्यान देना, अब ये सपोज दोनों एक्स क्रोमोसोम है। अब यहां पर जो पोजीशन था ये तो था आपकी बॉडी कलर का, बॉडी कलर, और जस्ट इसके पास में जो पोजीशन थी ये था आपका आई कलर, आंखों का रंग। और ये जो आई कलर है इससे बहुत ज्यादा
दूर लगभग यहां पे आई कलर से लगभग बहुत ज्यादा दूर उसी क्रोमोसोम पे काफी डिस्टेंस पर यहां मौजूद है टाइप ऑफ विंग के जीन, टाइप ऑफ विंग के जीन। अब देखिए जब हमने इन दोनों को स्टडी किया तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आया? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो हमारी आई वो आई थी केवल 1.3%। अगर हम बात करते कि इन दोनों कैरेक्टर के अलग होने के चांसेस कितने हैं, तो स्वाभाविक है इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तो बहुत नजदीक नजदीक में थे, इसलिए अलग होने के चांस कम थे। अब ये आई कलर और टाइप ऑफ विंग, इनकी पोजीशन तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब इनके अलग होने के चांस है। जब हमने इन कैरेक्टर को फोकस करके डाई हाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला में, तो यहां हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिखाई दी और रिकॉम्बिनेशन हुआ हमारा 37.2%। 37.2% अलग अलग हो गए वो। इसका मतलब लिंकेज तो था, लिंकेज कितना है? लिंकेज यहां पे कितना है इनके बीच में? तो इसकी लिंकेज की परसेंटेज कम हो जाएगी क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां लिंकेज घट के रह गया केवल 62.8%। ये डाटा थोड़ा सा दिमाग में डालना है। जब हमने आई कलर और टाइप ऑफ विंग का लिया तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, और जब हमने बॉडी कलर और आई कलर को लिया तो वहां लिंकेज जो हमको देखने को मिला, लिंकेज वो था 98.7%। अब क्या इसका कारण आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों? एक ही ड्रोसोफिला है, सेम क्रोमोसोम है, कैरेक्टर केवल अलग अलग हो गए, तो ये रिकॉम्बिनेशन अलग अलग क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उन जीन्स के बीच की डिस्टेंस ये मायने रखती है कि रिकॉम्बिनेशन किस स्पीड से हो सकता है। अगर गैमिट बनाते समय मियोसिस जब हो रहा है, LZPDD जब लग रहा है, तो वहां उनके अलग अलग होने के चांसेज अगर ज्यादा रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा। अगर अलग अलग होने के चांसेज कम रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। बात समझ में आई? ये आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इसको कैसे भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्या हमको अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाए तो क्या हम एक आइडिया लगा सकते कि जीन की पोजीशन पास पास है कि दूर दूर है? अब चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो कैरेक्टर की केवल 1.3 है, तो दो कैरेक्टर के जीन जब भी मैं यहां पे पोजीशन करूंगा तो उनको बहुत पास पास बनाऊंगा, और मुझे पता है कि आई कलर और टाइप ऑफ विंग की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इन जीन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा बना दूंगा। तो इसको एक शब्द दिया, जब कभी भी हम क्रोमोसोम पे जीन्स की पोजीशन डिसाइड करते हैं तो हम इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन मैप करना, जीन की मैपिंग करना, जीन मैप। Actually, position of gene on the chromosome, it can be decided by using the recombination frequency. हमको पता है कि इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो मैंने इनको बहुत दूर दूर रख दिया। मुझे पता है इस कैरेक्टर और इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इसकी बजाय तो बहुत कम है, तो मैंने इसको और पास में रख दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी इससे तो ज्यादा है और इससे कम है, तो इन दोनों के बीच में रख दिया। So we can decide the position of the gene on the same chromosome by using the recombination frequency. So this feature, the recombination frequency term, it will also be used for the gene mapping. जब हम अगले चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे जीन मैपिंग आएगा कि जीन की पोजीशन कैसे डिसाइड की, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कौन जीन आगे है कौन पीछे है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते गए, ऑब्जर्व करते गए, कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, 100 में से कितने नए बने, उससे हमको पता चलता चला गया। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड वर्क होता है, इतना आसान नहीं है जितना हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लगातार काम करते हैं।
हाँ, उनको दिन रात हो जाता रिसर्च करते करते। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है, क्या ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शब्द भी मॉर्गन साहब ने दिया? नहीं, मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, मॉर्गन साहब का एक स्टूडेंट था, उन्होंने ही वो सेंटी मॉर्गन यूनिट दिया, क्योंकि मॉर्गन खुद अपने नाम से थोड़ी दे सकता था, उसके स्टूडेंट ने दिया कि डिस्टेंस को हम सेंटी मॉर्गन बोलेंगे, उसका गुरु था वो। और ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शब्द का इस्तेमाल किया था स्टुअर्ट वेंट, मैं बोलता हूं इसको, थोड़ा सा नाम आप देख लीजिए, स्टुअर्ट वेंट, STURTEVANT, स्टुअर्ट वेंट मैं बोलता हूं, आप कुछ भी बोलिए, स्टर्ट इवेंट, स्टुअर्ट वेंट बोलते हैं जनरली इसको। हाँ, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमको याद होना है कि ये स्टूडेंट था मॉर्गन साहब का। मॉर्गन ने हमको लिंकेज बताया, लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमको स्टुअर्ट वेंट ने बताया, और उन्होंने इसका इस्तेमाल जीन मैप में करके देखा और बताया कि इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम जीन की पोजीशन भी बता सकते हैं मैप में। तो ये अगर कंसेप्ट समझ में आया तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है, वो समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई थिंक मैं वो डायग्राम आपके सामने रखूं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, अब आप उसको समझिए। उससे पहले एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं। आपके बुक में क्या किया है, आपके बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया है, कंसेप्ट बस क्लियर होना है। जैसे बॉडी कलर है, बॉडी कलर, तो बॉडी कलर के जो दो जीन यूज किए, मैं आपको बोल रहा हूं ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी। ये क्या हो गया, ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी। ये इससे समझने में हमको थोड़ा आसानी रहेगी अगर मैं ये कैपिटल बी और स्मॉल बी यूज करता हूं, क्योंकि हमको इसकी आदत पड़ गई। हमने टॉल के लिए क्या यूज किया था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। हमने रेड कलर के लिए क्या यूज किया, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। यही तो हमने एलील यूज किए थे। तो ब्राउन बॉडी अगर हम डोमिनेंट मान रहे हैं तो कैपिटल बी, और येलो बॉडी को स्मॉल बी बोल देते हैं। ऐसे ही आई कलर की मैं अगर बात करूं, आई कलर को अगर हम रेड आई को आर बोल दें और व्हाइट आई को स्मॉल आर बोल दें, ये हमारा एक बेसिक तरीका है जो पहले से ही चलता आ रहा है, ये डोमिनेंट है। टाइप ऑफ विंग की भी अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ विंग की अगर हम बात करें तो नॉर्मल विंग है और मिनिएचर विंग है। तो मिनिएचर का एम ले लिया और स्मॉल एम हो गया मिनिएचर विंग, मतलब एक विंग के नाम पे धब्बा, मिनिएचर विंग। और ये आपके नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग को कैपिटल एन नहीं रखा, एम कर दिया ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अगर ये सिंबल यूज करते हैं तो हमको जो अभी तक हम क्रॉस कर रहे हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपकी बुक ने क्या किया, आपकी बुक क्या बोलता है कि जो कैरेक्टर ज्यादा दिखता है, जैसे ब्राउन बॉडी और रेड आई ज्यादा दिखता है, ब्राउन बॉडी और रेड आई ये दोनों ही डोमिनेंट फीचर हैं। अब वो दो दो कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की बजाय सीधा सीधा लिख रहा है वाइल्ड टाइप, मतलब एक जंगली टाइप का फीचर जो ज्यादातर हर एक में मौजूद है। ब्राउन बॉडी रेड आई लिखने की बजाय उसने लिखा वाइल्ड टाइप। और ये वाले जो हैं उनको तो वो सीधा सीधा लिख रहा है कि येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी मिनिएचर विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग, इनको तो नॉर्मल लिख रहा है। और डोमिनेंट को क्या लिख देता है, वाइल्ड टाइप लिख रहा है। आपकी बुक थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा दिया, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वाइल्ड टाइप लिख रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। और एक और चेंज किया बुक में, एक और क्या चेंज किया देखिए थोड़ा सा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल बी हम ब्राउन बॉडी मान रहे हैं और स्मॉल बी येलो बॉडी मान रहे हैं। हाँ, येलो बॉडी ये ब्राउन बॉडी। आपकी बुक ने क्या कर दिया कि येलो बॉडी को तो बोल दिया बी, मतलब रिसेसिव जीन को तो बोल दिया बी, और जो डोमिनेंट जीन है ब्राउन उसको बोल दिया बी प्लस।
मतलब ये डोमिनेंट है, वो तो शो कर दिया प्लस लगा के, लेकिन दोनों को कैपिटल कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आप ये प्लस करके डोमिनेंट शो कर दो या फिर आप ये कैपिटल बी स्मॉल बी करके शो कर दो, बात तो एक ही है। नहीं आया समझ में? व्हाइट आई को बोल रहा है वो आर, और जो रेड आई डोमिनेंट है उसको लिख रहा है आर प्लस। आर की जगह उसने डब्ल्यू यूज किया, सॉरी, आर की जगह उसने क्या यूज किया? डब्ल्यू। तो हमको पता है रेड आई जो है उसको तो लिख दिया डब्ल्यू प्लस, और जो आपका व्हाइट आई है उसको लिख दिया डब्ल्यू। तो ये हो गया व्हाइट आई और ये हो गया आपका रेड आई। ये सिंबल यूज करके बच्चों को कंफ्यूज किया गया है। अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो सिंबल है, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना है। चलिए, तो आपकी बुक में थोड़ा कंफ्यूजन दिया है, वो थोड़ा मैं आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूं। आप यहां पे समझिए, ये जो एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया है, ये पेरेंट प्लांट है। हमको पहले क्रॉस ए केवल समझना है, ये पेरेंट प्लांट है। यहां पर ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है? मेल अलग है, फीमेल अलग है। चूंकि ये जो 3 कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं वो केवल एक्स क्रोमोसोम पे ही जीन होते हैं, वाई पे होते ही नहीं है। तो मेल के पास ये जो रॉड जैसा है ये एक्स क्रोमोसोम है, और जो ये हॉकी वाला शेप दे दिया ये वाई क्रोमोसोम है। वाई पे तो कोई जीन होंगे नहीं, कुछ अलग जीन होंगे, वो क्रोमोसोम अलग है। केवल एक्स क्रोमोसोम यहां पे आपको दिख रहा है इस ब्लू कलर से, ठीक है? डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। ये मेल के एक्स और वाई, इधर ये फीमेल के पास 2 XX क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, ये भी एक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव फीचर वाले यूज किए हैं, येलो बॉडी और व्हाइट आई। सिंबल यूज किए येलो बॉडी वाई और व्हाइट आई का डब्ल्यू, येलो बॉडी का वाई और व्हाइट आई का डब्ल्यू, ये यूज किया। ये दोनों रिसेसिव हैं, ध्यान देना, येलो और व्हाइट रिसेसिव है। अब चलिए मेल की बात करते हैं। मेल का केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए उसके पास केवल एक कैरेक्टर का एक एक जीन ही मौजूद रहेगा, दूसरा तो नहीं रहेगा, वो तो वाई है। तो ये जो डोमिनेंट फीचर है वाई प्लस का मतलब ब्राउन बॉडी, वाई प्लस का मतलब ब्राउन बॉडी, और डब्ल्यू प्लस का मतलब रेड आई। तो ब्राउन बॉडी रेड आई एक वाइल्ड टाइप का फीचर है जो लगभग हर एक ड्रोसोफिला में दिख रहा है, इसलिए नीचे लिख दिया वाइल्ड टाइप। बस इतना समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। थोड़ा चेंज किया ना इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बनता है। अब देखिए, फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाए होंगे और मेल ने मेल गैमीट बनाए होंगे, ठीक है ना? अब फीमेल तो हमेशा ये उसके पास ये 2 ही टाइप के क्रोमोसोम हैं, चाहे इसको भेज लो तो भी रिजल्ट वही आएगा, इसको भेज लो तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो फीमेल से तो हमेशा, और इधर से क्या है, अगर इसने ये येलो वाला भेजा, देखो ये इधर से तो येलो आ गया, ये सॉरी ब्लू आ गया, ब्लू वाला इधर आ गया, ये आ गया ना ब्लू, और इधर से आ गया कोई भी एक ले लो, दोनों सेम है तो मैंने ये वाला ले लिया कोई भी एक, तो ये कॉम्बिनेशन बना एक। तो अब ये मेल बनेगा कि फीमेल? ये फीमेल बनेगा, क्योंकि मेल से क्या आया? एक्स क्रोमोसोम आया, ये फीमेल बना। और ये क्या बना? अगर मेल से इधर से वाई आता और फीमेल से इधर ये आता तो यही चांस बनता, ये आपका मेल बन गया। फीचर चेक करो क्या बना, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आते ही वाइल्ड टाइप हो गया, ये डोमिनेंट है। वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आई ड्रोसोफिला है, ये वाला ब्राउन बॉडी और रेड आई। ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंट में भी था, अभी भी है पेरेंट में ही, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, सेम वही। इसकी हम बात करें तो क्या बना, यहां पे इधर से आया स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, या
आप YW मान लीजिए, और इधर से तो Y आया, Y के पास तो कुछ है ही नहीं, केवल ये है, और ये अकेला है। आप बोल रहे सर रिसेसिव है, लेकिन यहां डोमिनेंट कोई दबाने वाला तो है ही नहीं, ये रिसेसिव होते हुए भी एक्सप्रेस हो जाएगा, और ये आपका बना देगा येलो बॉडी व्हाइट आई। तो येलो बॉडी व्हाइट आई F1 में दो टाइप के बन जाएंगे। मेंडल साहब तो बोल रहे थे केवल एक ही टाइप का बनेगा। याद करो मेंडल साहब का कंसेप्ट। F1 में क्या बन रहा था, केवल 100% डोमिनेंट फीचर आ रहा था, लेकिन इस लिंकेज होने के कारण हमको येलो और व्हाइट भी दिख रहा है। और लिंकेज क्या, ये एक्स और वाई के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ये दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम होते इधर उधर, तो यहां पे भी 100% डोमिनेंट आपको दिख जाता। वो तो ये मेल के कारण, वाई क्रोमोसोम के कारण ऐसा हो गया। 50-50% जो पेरेंट थे वो ही अब भी दिख रहे हैं F1 में। अब चलिए आगे बढ़िए इसी को, अगर ये F1 है तो इसी से क्या बनेगा, F2 बनेगा। अब इससे गैमिट बनाओ, दो तरह के बनेंगे, एक ये येलो वाला बनेगा, एक ब्लू वाला बनेगा। इधर से एक येलो वाला X बनेगा और ये एक Y क्रोमोसोम बनेगा। दो टाइप के गैमिट ये बनाएगा, दो टाइप के गैमिट ये बनाएगा। चलिए इन्होंने गैमिट बनाए, ये लाइन अभी छोड़ दो, ये लाइन अभी नहीं समझना, हम देख रहे कि क्या बनेगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कुछ भी नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन ये जीन अलग अलग नहीं हुए। सपोज हमने मान लिया नहीं हुए, 98.7% चांस था कि वो अलग अलग नहीं हुए, तो क्या बन रहा है, केवल ये चार पे ध्यान दो। इन चार पे ध्यान देंगे तो इधर से मान लीजिए ये ब्लू वाला ये यहां पे आ गया, ठीक है, और इधर से ये वाई वाला आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं, देखो क्रोमोसोम मूव कर रहे, इधर से ब्लू, इधर से ये वाला वाई। और फिर हमने देखा कि ये जो येलो है, ये येलो यहां पे आ गया, और इधर से ये जो वाई है वही आ गया। ये दो चांस बन गए आराम से, ठीक है। और ये भी चांस बन जाएंगे, देखो यहां पे ब्लू के साथ वाई आया था, ये ब्लू के साथ वाई आ गया था। अब ब्लू के साथ ये भी तो आ सकता है येलो, ये आ गया, देखिए ब्लू के साथ येलो आ गया, आ गया ना। अब देखिए इधर क्या था, इधर येलो के साथ वाई आया था, येलो के साथ ये वाई आया था, और इधर क्या किया, येलो के साथ ये येलो भी आ सकता है, देखिए ये आ गया। तो ये चार जो बने, क्या ये अभी भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, चेक करके देखो क्या बना। इधर देखो y प्लस मतलब वाइल्ड टाइप पहले से मौजूद था पेरेंट में। इधर देखो येलो बॉडी व्हाइट आई बना, पेरेंट में पहले था। येलो बॉडी वाई, ये आपका ब्राउन बॉडी, और ये प्लस प्लस है ना, ब्राउन बॉडी रेड आई मतलब वाइल्ड टाइप, ये भी पेरेंट में था। और ये येलो बॉडी व्हाइट आई, ये भी पेरेंट में था। यही ज्यादा बन रहे हैं, और बन भी कितने रहे, 98.7%। इतना हाई ज्यादा परसेंट क्यों बन रहे, क्योंकि वो बहुत कम डिस्टेंस है उनके बीच में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, केवल इनके बीच में से क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तब ये चेंज हो जाएंगे, और तब ये रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। सपोज ये रिकॉम्बिनेंट हो गए, कैसे रिकॉम्बिनेंट होंगे, देखिए ये एक्स और ये एक्स होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसलिए यहां पर एक्सचेंज हो सकता है। यहां पर ये ब्लू के साथ इधर का वाई जुड़ जाए, और इस येलो के साथ इधर का वाई प्लस जुड़ जाए। बिटवीन द टू क्रोमोसोम देयर आर चांसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये तो एक एक्स है और एक वाई है, ये तो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ही नहीं, यहां पे तो कोई क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होमोलॉगस के बीच में होता है, इधर कुछ नहीं होगा। ध्यान देना, जो कुछ होना वो इधर होना है। अब यहां पे सपोज रिकॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हुआ, ये जो येलो वाला था, येलो के साथ ये टुकड़ा ब्लू वाला जुड़ गया। देखो ये येलो के साथ ये ब्लू वाला जुड़ गया, वाई प्लस आ गया ब्लू का, वाई प्लस, और इसका रहा डब्ल्यू, और इधर से आ गया ये वाला क्रोमोसोम वाई वाला। ऐसे ही इस
ब्लू के साथ देखो, ब्लू के साथ ये येलो जुड़ गया, ब्लू के साथ ये येलो जुड़ गया, और इधर से आ गया वही वाई क्रोमोसोम। ये एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर के कारण नीचे का जीन ऊपर और ऊपर का जीन नीचे हो गया। ये नीचे वाला जीन ऊपर चला गया और ऊपर वाला जीन नीचे आ गया, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल बन गया। हालांकि वो परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ऐसा बन तो गया, 1.3% बन गया। और ये एक नया कॉम्बिनेशन है, क्यों? क्योंकि इधर देखिए, ये ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई बन गई जो पहले पेरेंट में नहीं थी, इसीलिए ये रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। यहां पे भी देखो, ये तो Y है और इधर ये W+ आ गया, मतलब ये ब्राउन बॉडी, सॉरी व्हाइट आई के साथ येलो, येलो के साथ रेड आई, एक नया कॉम्बिनेशन, येलो के साथ रेड आई। यहां पे लिखा नहीं, यहां पे नीचे रेड भी लिख देते, रेड आई येलो बॉडी, ये ऐसा बनेगा। और ठीक ऐसे ये भी बन जाएंगे। Y+ आ गया, Y+ का मतलब ब्राउन बॉडी हो गई, और ये तो WW है, मतलब दोनों रिसेसिव है बोले तो ये आपका हो जाएगा व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई। और सेम इसको देख लो, इधर W+ का फीचर दिख जाएगा और इधर तो स्मॉल y का फीचर दिखेगा। तो ये बनेंगे 1.3% जब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दोनों जीन के बीच में, केवल तब, अदरवाइज नहीं बनेंगे, चांस बहुत कम है, 1.3%। आई थिंक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहां पे तो ये पोजीशन थी, 1.3 रिकॉम्बिनेंट बन रहे। सेम यही काम हुआ जब हमने दूसरे करैक्टर को यूज किया, एक अलग क्रॉस में हमने यूज कर लिया आई कलर और टाइप ऑफ विंग के जीन, जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये आपका मेल, ये आपका फीमेल। देखिए यहां पर भी वही बना, 50-50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने। और F2 में क्या हो गया, F2 में ये वाले तो बन गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन, समझ में आएगा, आप इनको मिक्स कर करके ये 4 बना सकते हैं। और ये अगर इनके बीच में एक्सचेंज हो जाए, आधा येलो आधा ब्लू हो जाए, आधा येलो आधा ब्लू हो जाए, देखो ये आधा येलो आधा ब्लू, आधा येलो आधा ब्लू हो जाए, तब ये नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। चूंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा थी, इसलिए ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बनने के चांस हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी 37.2%। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आपको ये डाटा याद रखना कि अगर ये कैरेक्टर लिया तो रिकॉम्बिनेशन कितना था, और जब ये कैरेक्टर लिया तो रिकॉम्बिनेशन कितना है, और इसका कारण क्या है। इसका कारण है डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट जीन्स। तो ये एक काफी बड़ा कंसेप्ट था जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। मुझे लग रहा है कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन शायद अब आपको परेशान नहीं करेगा। जब भी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होगा 9:3:3:1 फॉलो नहीं होगा। ये फॉलो केवल तब होता है जब अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन मौजूद हैं। जब एक कैरेक्टर का जीन इस पे है, दूसरे कैरेक्टर का जीन इस पे है, तो ये रेशो आ जाएगा, जैसा कि मेंडल को मटर के पौधे में दिखाई दे रहा था। उन्होंने मटर पे ही केवल एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए उनका थर्ड लॉ निकल के आया। अगर वो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल भी पढ़ लेते, लिंकेज वाले अगर वो समझ लेते, तो शायद ये लॉ इसमें काफी प्रॉब्लम होती। अब एक चीज और थोड़ा सा मैं समझा दूं। मेंडल साहब का पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल का पहला नियम फेल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, फेल हो गया को डोमिनेंस में। यहां पे ये काम नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया लिंकेज में,
इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा अगर लिंकेज हो रहा है तो। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की दो अलग अलग में क्रोमोसोम मूव करते हैं, ये एकदम वैलिड है, इसके एक्सेप्शन कम है। हालांकि इसके भी एक्सेप्शन है। जब हम सिंड्रोम पढ़ते हैं, जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं, तो देखते हैं कि कई बार क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाते, वो भी एक साथ पहुंच जाते हैं एक सेल में और दूसरी सेल में एक नहीं पहुंचता। इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन उसको हम एरर मान सकते हैं कि ऐसा जब सेल डिवाइड कर रही तो गलती से हो गया, इसलिए इसको कंपैरेटिवली हम वैलिड नियम मान लेते हैं। और मोस्ट ऑफ फीचर इन तीनों नियम को हालांकि फॉलो करते हैं। 100% ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर में ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर भी पूरा सृष्टि इन नियम को फॉलो कर रहा है और मेंडल साहब ने बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सामने रखी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। कल के टॉपिक में थोड़ा देखेंगे क्या आगे और समझाएं।